Bismillah walhamdulillah. This is the PLAB keys series and inshallah we will cover the top latest keys of pharmacology. तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट की से इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट इज़ ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये बार बार रिपीट होगा इसलिए फिर हम इसको देखते रहेंगे. तो इसमें दो स्वेलिंग्स होती हैं, एक एंकल स्वेलिंग है एंड अदर वन इज़ द जिंजाइवल स्वेलिंग. ये दो स्वेलिंग्स हैं. आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि ब्लॉक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो सी आते हैं और दो ही स्वेलिंग्स होती हैं. ठीक है, टू स्वेलिंग्स आर एसोसिएटेड विद इट, जिसमें डिल्टाइजम, वेरापामिल और एम्लोडिपिन शामिल है. देन सेकंड नंबर पे है बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है और इस वजह से जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उनमें नहीं देना चाहिए. जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा उसमें वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हैवी चेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स होंगी. इसमें ए बी से आप याद रख सकते हैं एटिनोलोल और बिसोप्रोलोल शामिल है. देन बीटा एगोनिस्ट, जिसमें सल्ब्यूटामोल शामिल है. बीटा एगोनिस्ट ऑपोजिट इफेक्ट करेगा और ये टैकिकार्डिया करवाएगा, पाल्पिटेशन करवाएगा और मसल ट्विचिंग करवाएगा. इसलिए कार्डिक इशू वाले पेशेंट्स को ये नहीं देना चाहिए. ये उनमें ऑपोजिट यानी हाइपर टेंसिव पेशेंट्स हैं या कार्डिक एबनॉर्मल पेशेंट्स में मजीद कार्डिक नॉर्मेलिटीज़ वगैरह करवाएगा. इसके बाद इसमें हाइपोक्लीमिया भी होता है जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस इनहिबिटर. एस इनहिबिटर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये कफ करवाते हैं, ड्राई कफ के से एसोसिएटेड दो ही चीज़ें हैं. एक तो एस इनहिबिटर है और दूसरे नंबर पे मीटोक्लोप्रामाइड है. ड्राई कफ में आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने पल्मोनरी फाइब्रोसिस रूल आउट करनी होती है. अगर तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस रूल आउट हो गई है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यानी एसी इनहिबिटर है. अदरवाइज पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अदर प्रॉब्लम, तो उसको आपने रूल आउट कर लेना. इसके अलावा ये हाइपरकलीमिया और रिकरेंट फॉल्स ड्यू टू पोस्टल हाइपोटेंशन करवाता है. ये बात याद रखें कि पोस्टल हाइपोटेंशन से रिकरेंट फॉल एक ये ड्रग है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो SNRI है. तो आगे जाके हम रिपीट करेंगे. तो ये दो ड्रग्स याद रखें. जबकि SSRIs में रिकरेंट फॉल्स होते हैं ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया. ये डिफरेंट तरह से आए हुए हैं. देन क्वेश्चन है डायूरेटिक से. लूप डायूरेटिक. तो लूप डायूरेटिक का जो निमोनिक है वो है ओ के साथ. तो इसमें हर चीज़ लो हो जाती है यानी हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया और गाउट इसमें भी हो आता है. तो ये चीज़ें. थायराइड डायूरेटिक, इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप जाता है. हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, गाउट के अलावा पोस्टल हाइपोटेंशन करवाता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो लो जा रही हैं लेकिन ये चीज़ इसमें इंक्रीज हो रही है यानी ये ऊपर की तरफ जा रही है. ये है हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा हर चीज़ ये नीचे ले जाएगा. पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का नाम ही इससे है कि ये पोटेशियम को स्पेयर कर देता है जिससे हाइपरकलीमिया आता है. तो अब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हाइपरकलीमिया करवाने वाली दो ही मेजर डायूरेटिक्स हैं. एक है पोटेशियम स्पेयरिंग और दूसरी ड्रग वो डायूरेटिक प्रॉपरली नहीं है, वो है एस इनहिबिटर्स. तो ये दो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. इसका एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है गायनिकोमेस्टिया जो इसका है और समिटिडीन का है. समिटिडीन भी करवाती है. तो ये दोनों का है साइड इफेक्ट गायनिकोमेस्टिया, समिटिडीन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मीटोक्लोप्रामाइड. मीटोक्लोप्रामाइड एंटीमेटिक है यानी उल्टियों के लिए इस्तेमाल होती है और एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स शो करती है. इसमें डिस्टोनिया, एकैथेसिया, पार्किंसनिज्म, ब्रेडिकाइनेसिया और ट्रेमर्स हैं. ये जो एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स हैं ये आगे जाकर डिफरेंट तरह से पूछे जाएंगे और पार्किंसनिज्म प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी. इसी का एक फैंसी टर्म है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. इसमें भी पार्किंसन वाले सारे फीचर्स होते हैं लेकिन साथ में फीवर और एक्स्ट्रा रिजिडिटी होना शुरू हो जाती है. फीवर बहुत हाई ग्रेड होता है. इसके ऊपर मेरी एक प्रॉपर सीरीज़ में मैंने एक डेडिकेटेड केस स्टडी की थी और वो मैंने अपनी सीरीज़ में शेयर की हुई हैं. जो मेरी फेसबुक के साथ लिंक्ड है उनको अंदाज़ा होगा. न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम मैंने उसमें कंप्लीट पढ़ाई हुई है, पेशेंट रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया हुआ है. नेक्स्ट है हमारे पास हेलोपेरिडोल. हेलोपेरिडोल फर्स्ट लाइन एंटी साइकोटिक है
और ये भी न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम करवा सकता है, और इसके अलावा ये सेक्सुअल डिसफंक्शन और गायनिकोमेस्टिया करवाता है। तो जो जिस आदमी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा और एंटीसाइकोटिक ले रहा होगा, तो सबसे पहले आपके जहन में हेलोपेरिडोल आना चाहिए। देन है फ्लोक्सिटिन जो कि एसएसआरआई, ये भी सेक्सुअल डिसफंक्शन करवाता है, लेकिन इसका सेक्सुअल डिसफंक्शन हेलोपेरिडोल के सेक्सुअल डिसफंक्शन से डिफरेंट है। वो किस तरह से, इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जबकि फ्लूजिटीन में डिलेड इजैकुलेशन होती है और हाइपोनेट्रीमिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से फॉल होता है, रिकरेंट फॉल्स इसमें हाइपोनेट्रीमिया की वजह से होता है। देन SSRI एक और है सिटेलोप्राम। सिटेलोप्राम में एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा, जो कि अर्जेंट ऑफ्थेल्मोलॉजी रेफरल की तरफ आपने भेजना है। ये आगे जाके रिपीट होगा, इसलिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ। हाइपोनेट्रीमिया सिमिलरली ये भी सेम क्लास है, तो वही करवाएगा, इस वजह से फॉल्स होंगे। देन है डिलोक्सिटिन। डिलोक्सिटिन इज SNRI, और इसमें फॉल होते हैं ड्यू टू हाइपोटेंशन। ये एक डिफरेंट पॉइंट है। Both SSRIs and SNRIs can cause frequent fall, especially in the elderly. नेक्स्ट है ग्लाइफ्लॉक्सिन। ग्लाइफ्लॉक्सिन या डेपाग्लाइफ्लॉक्सिन, ये बेसिकली ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं और रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, जिस वजह से बैक्टीरिया को एक सूटेबल मीडियम मिल जाता है यूरिन के अंदर ग्रोथ का, और जेनिटल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं उसके अंदर, और उस इन्फेक्शन को कहते हैं ब्लैनोऑफ्थाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड्स, पीनस एंड प्रीब्यूस होगा, इचिंग होगी, एरिदीमा होगा। और इसके जब ये हो जाए तो चेंज करनी चाहिए या स्टॉप करनी चाहिए। अनकॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन इज रेब्डोमाइलिसिस। ये भी आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये पूछा गया कि मैक्रोलाइड को हम स्टैटिन्स के साथ यूज नहीं करते क्योंकि रेब्डोमाइलिसिस होती है। रेब्डोमाइलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द मसल्स, और उस वजह से हाइपरकलीमिया होने देता है, जो कि नेफ्रोटॉक्सिक है, और और AKI में पेशेंट जा रहा होता है, यानी कि उसकी रीनल इंजरी की वजह से रीनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अटोरवास्टैटिन, स्टैटिन इंड्यूस्ड माइल्जिया, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने ऊपर लिखा, मसल पेन इन आर्म, शोल्डर्स एंड लेग्स। इसमें क्या होता है, आल्दो अनकॉमन, वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ कोमोक्सिक्लेव ऑगमेंटन इज हेपेटाइटिस कोलेस्टाइटिस या कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहते हैं, स्पेशली इन द एल्डरली। एल्डरली में ये ज़्यादा होता है। इसके बाद है वन ऑफ द फियर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लोजापिन इज ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। एक ग्रैनुलोसाइटोसिस की फियर्ड कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें बेसिकली न्यूट्रोपीनिया होता है, सीवियरली लो WBCs और न्यूट्रोपीनिया होगा। एक granulocytosis manifests as fever, chill, muscle aches, headache, and sore throat. The next step is to request full blood count. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फुल ब्लड काउंट करवाना है या पे CBC करवानी है, तो आपने इवन इसमें भी आपने फुल ब्लड काउंट ही चूज करना है। क्लोजापिन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोस्टल हाइपोटेंशन और वेट गेन भी करवाता है। ये भी आया हुआ सवाल, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल भी एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती है, सिमिलरली जैसे क्लोजापिन करवा रही है, और ये एंटी थायराइड मेडिकेशन है फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए भी यूज होती है। देन बी अवेयर दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन काज ल्यूकोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि WBCs और प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, ये ऑपोजिट इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू क्लोजापिन, जिसमें न्यूट्रोपीनिया होता है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है। एटिपिक एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस में रिस्पेरिडोन सेकंड लाइन या सेकंड जनरेशन है, और इसमें ये इसको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक भी बोलते हैं। ये प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज करता है, जिससे ग्लैक्टोरिया होता है और मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम निपल स्टार्ट हो जाता है। और यही वो प्रॉब्लम है जो कि एक तो इस ड्रग की वजह से हो रही होती है, और दूसरा होती है ड्यूरिंग प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में भी यही इशू होता है, नोमा। देन नेक्स्ट है क्लोजापिन, जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रेनुलोसाइटोसिस, पोस्टल हाइपरटेंशन, वेट गेन, ये ऊपर वाला ही पॉइंट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है व्हेन रिप्लेसिंग वन एनाल्जेसिक विद अनदर द डोज शुड बी मॉडिफाइड एज।
जब हमने रिप्लेस करनी है तो क्या किस तरह से करेंगे? तो आंसर है हमारे पास, जब हमने ओरल मॉर्फिन को दो जगहों पे लेके जाना है। एक तो सबक्यूटेनियस मॉर्फिन है और एक सबक्यूटेनियस डायामॉर्फिन है। तो जब सबक्यूटेनियस मॉर्फिन यानी इसी की क्लास में रहना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जब हमने डायामॉर्फिन में लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। जब बिल्कुल चेंज करना है, आईवी में लेके जाना है, तो फिर डिवाइडेड बाय 20 कर देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ये कंसीडर करें, इजी वर्ड्स में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब ओरल को सबक्यूटेनियस में लेके जाना है तो 2 और 3 वाले फिगर्स होने चाहिए, जबकि आईवी में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना है, क्योंकि आईवी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती और डायरेक्ट वो इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है। तो 20 टाइम्स इसको डाइल्यूट आप समझ लें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे वो पूछता है कि एंड ऑफ लाइफ केयर एट होम बाय हिज फैमिली, मल्टीपल सीजर्स हैं, बेस्ट राउट टू रिसीव बेंजोडाइजेपिन एट होम इज, एंड ऑफ लाइफ के ऊपर रेक्टल डायजेपाम है। जब बिल्कुल एंड पे होता है क्योंकि चीपर है और मोर अवेलेबल है, इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। देन साइड इफेक्ट्स के ऊपर अलग से डायूरेटिक्स का टेबल भी अवेलेबल है जो हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले नंबर पे लूप डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक में फ्रोसामाइड और बुमीटानाइड शामिल है, और ये हाइपो लूप से हमने याद रखा कि हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकलीमिया करवाते हैं। थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में बेंड्रोफ्लू मेथाथायजाइड और इंडेपामाइड शामिल है। ये भी हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकलीमिया करवाते हैं, साथ में गॉट भी करवाते हैं। लूप डायूरेटिक भी गॉट करवाता है लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इसके साथ है। पोटेशियम स्पेयरिंग ऑपोजिट होता है जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन एपिलोरोन शामिल है। ये हाइपर कलीमिया करवाते हैं। ये तीन, यही सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। बाकी सारे आप देखें कि ये तो सेम ही है, यानी हाइपोनेट्रीमिया ही करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ गई चीज़। और एक गायनिकोमेस्टिया करवाता है। दो ही चीज़ें थी, एक ये वाला और एक हेलोपेरिडोल और एक सिमिटिडीन। ये तीन चीज़ें हम याद रखेंगे कि गायनिकोमेस्टिया करवाते हैं, जो कि प्लैब के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसमें गॉट भी लिखा हुआ है और इसमें पोस्टल हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया भी शामिल है। देन क्वेश्चन आया हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन के साथ है, एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, उसको उसके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बढ़ गए हैं। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसीमिया एक ही चीज़ में हमने पढ़ी थी, होती बेंड्रोफ्लू मेथाथायजाइड, जो कि थायजाइड डायूरेटिक है। इसके बाद है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ एक पेशेंट आया था और फ्रोसामाइड ले रहा था। कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं उसमें? हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकलीमिया लूप में जब भी आएगा तो वो दोनों चीज़ें कम कर देगा, यानी हाइपो में ले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है अनकॉन्शियस, उसने मेथाडोन मिस्टेकिंगली ले ली थी। अब नालेक्सोन उसको दी जा रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर ड्रॉजी हो जाता है। तो आंसर है नालेक्सोन है शॉर्टर हाफ लाइफ कंपेयर टू मेथाडोन, इस वजह से इसको रिपीटेडली देना पड़ता है। एक दफ़ा अगर डोज दे दी तो ये नहीं कि खामोशी से बैठ गया ना, दोबारा इसको डोज देनी पड़ेगी ताकि इसका इफेक्ट आता रहे। नेक्स्ट है डैम ड्रग्स। ये डैम कहते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स को जो कि AKI करवा सकती है, डिहाइड्रेशन करवा सकती है। जिसमें पहले नंबर पे है डायूरेटिक्स। जब पेशेंट डिहाइड्रेशन में होगा तो ये ड्रग्स स्ट्रोंगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डायूरेटिक्स में सारी डायूरेटिक फ्लोसामाइड, बेंड्रोफ्लूमेथाथायजाइड की डिहाइड्रेशन करवाएंगी। एस इनहिबिटर्स एंड अrbs दोनों शामिल हैं, ये AKI करवाएंगी, यानी कि रीनल किडनी इंजरी। इसके अलावा मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस करवाएगी, एनसेड भी AKI करवाएगी। तो इससे आप याद रखें कि डैम पूरा हो जाएगा। तो रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन या हिस्ट्री ऑफ डायरिया वॉमिटिंग है तो स्टॉप डैम, डैम नहीं देना। अब इसका एक सिनेरियो भी आया हुआ है कि 3 दिन से एक पेशेंट जो था वो एब्डोमिनल पेन, फीवर और ये है इम्पोर्टेंट डायरिया के साथ था, और हीज मेडिकेशन इंक्लूड मेटफॉर्मिन, लोजार्टन एंड सर्ट्रालिन। ये जो मेटफॉर्मिन है ये खतरनाक है, ये डैम में शामिल है और डायरिया आ गया। तो इसमें हमने देखना है उसके यूरिया और क्रेटिनिन भी ज़्यादा होने लगी, इसका मतलब है कि रीनल पे इशू आ गया। तो इसलिए आपने स्टॉप मेटफॉर्मिन और लोजार्टन यानी ARBs टेम्परली होल्ड कर देने। देन पेनफुल मसल स्पाज्म के लिए हम क्या करते हैं? बैक्लोफेन। बैक्लोफेन मसल स्पाज्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद है नेक्स्ट
हमारे पास है मीटोक्लोप्रामाइड, जो हम पढ़ चुके हैं कि पार्किंसन लाइक इफेक्ट्स कहते हैं और इसे एनएमएस होने के भी चांसेस हैं। और इसका जो रिवर्सल है वो है या एंटीडोट है प्रोसाइक्लिडिन। प्रोसाइक्लिडिन हम एनएमएस यानी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट में भी दे सकते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट कलेक्शन है मसल स्पैज्म, बैक्लोफेन देंगे। फर्स्ट लाइन होती है बैक्लोफेन इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दैट कैन बी यूज्ड इन मसल स्पैज्म दैट माइट अकर in multiple sclerosis, cerebral palsy, spinal cord injury and after stroke। इन सारी situations में मसल स्पैज्म होते हैं और उसको बेस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग है बैक्लोफेन। दूसरे नंबर पे अदर यूजफुल मेडिकेशन टू नो इज बोटुलिनम टॉक्सिन एंड डायजेपाम। ये दो और ड्रग्स हैं जो कि हम दे सकते हैं, लेकिन बैक्लोफेन अगेन फर्स्ट लाइन ही रहेगी। देन है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, जिसमें नेक स्टिफनेस मसल रिजिडिटी आएगी। तो कौन कौन सी ड्रग्स ये करवा सकती है? मीटोक्लोप्रामाइड करवा सकती है और एपिप्राजोल शामिल है। यह वही वाली ड्रग्स हैं जो कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी करवा सकती हैं और इसमें हमने प्रोसाइक्लिडिन देनी है जो कि एंटी कोलिनर्जिक है। It can lower the effect of cholinergic excess that resulted from dopamine deficiency caused by metoclopramide। तो ये important point है। न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो निमोनिक है वो अवे गोज डी न्यूरोपैथिक पेन। तो अवे फॉर एमिट्रिप्टाइलिन शामिल है इसमें, जी फॉर गैबापेंटिन, डी फॉर डेलोक्सिटिन एंड पी फॉर प्रीगैबालिन। डेलोक्सिटिन आप आगे जाके इसको और भी तरीकों से पढ़ेंगे। देन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए सबसे बेस्ट है कार्बामेज़ेपिन जो कि एंटी कन्वल्सेंट है। बोन पेन ड्यू टू बोन मेटास्टेसिस के लिए सबसे बेस्ट है रेडियोथेरापी। और सेकंड लाइन है बिसफॉस्फोनेट और एनसेड्स जो कि हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है इफ देर इज सम मिसिंग रिमाइनिंग मसल स्पैम्स तो बैक्लोफेन भी ऐड कर सकते हैं। Important side effects of calcium channel blocker that are ankle swelling and gingival hyperplasia, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है अल्कोहलिक वांट्स टू गेट ड्रिंकिंग व्हाट शुड बी गिवन टू रिड्यूस हिज विड्रॉल इफेक्ट्स। तो तीन तरह की ड्रग्स इसमें याद रखनी। पहले नंबर पे क्लोर डाइज़ेपोक्साइड जो कि विड्रॉल इफेक्ट्स को जो है वो डिक्रीज करेगी, उसमें हेल्प आउट करेगी। दूसरे नंबर पे क्रेविंग के लिए, क्रेविंग के का जो सी है वो एक्म्प्रोस्टेट से आप याद रखें जो कि इसमें इस्तेमाल होती है क्रेविंग के लिए। और तीसरे नंबर पे डिटरेंट डेटरेंट के तौर पे डाइसल्फिरैम इस्तेमाल होती है जो तीसरे नंबर पे है। इफ़ ही डेवलप्स हेलुसिनेशन एंड सीजर, जब सीजर्स आ जाएंगे तो सबसे बेस्ट लाइन लोराज़ेपैम है। लोराज़ेपैम्स वही ड्रग है जो कि हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में फर्स्ट लाइन देते होते हैं। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट करें तो क्लोर डाइज़ेपोक्साइड फर्स्ट लाइन प्लस बीटा थायामीन। बीटा वन जो है जिसको थायामीन बोलते हैं वो विटामिन देना है। सीजर्स हों तो आईवी लोराज़ेपैम या डायज़ेपैम देना है। वर्निक एन्सेफलोपैथी जिसमें कैस निमोनिक होता है यानी कन्फ्यूजन एटैक्सिया एंड स्क्विंट। तो स्क्विंट होती है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया निस्टैग्मस डिप्लोपिया। 12 से 24 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग अल्कोहल ये हो सकती है। इसमें आईवी बीटा वन यानी थायामीन देना और आईवी पेब्रिनेक्स या फिर हाइपोटेंसी बीटा विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। पेब्रिनेक्स में विटामिन बी कम्प्लेक्स ही होता है। देन है अल्कोहलिक वांट्स टू अ मेडिकेशन टू सर्व एज ए डेटरेंट। डेटरेंट में डाइसल्फिराम है। क्रेविंग के लिए एक्म्प्रोस्टेट है। विड्रॉल इफेक्ट्स के लिए क्लोरडाइज़ेपोक्साइड है। ओपियोइड के लिए बेस्ट जो एंटीडोट है वो नालेक्सोन ही है। और जबकि ओपियोइड के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं विड्रॉल की वजह से, तो उसके लिए मेथड नंबर वन यानी मेथाडोन है जो डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है। ये दोबारा से रिपीट हो रही है, बीटा ब्लॉकर से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, बीटा एगोनिस्ट से टैकीकार्डिया। तो ऐसी कंडीशन में हमने उसकी रिव्यू करनी है मेडिकेशन। देन एक और इम्पॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट है क्रैप जीपीस के नाम से। और इसमें होता ये है कि ये इंटरेक्शन है C/50 एंजाइम की। P450 एंजाइम है इसके अंदर। तो इसमें कुछ इंड्यूसर्स हैं कुछ इनहिबिटर्स हैं। इंड्यूसर्स वो होते हैं जो कि डिक्रीज करते हैं वारफरिन के इफेक्ट को और इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि वारफरिन के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं यानी ऑपोजिट काम करते हैं। तो इसके अंदर जो क्रैप जीपीज हैं वो मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है कि एक कार है
कार के अंदर दो भाई हैं जिसमें एक फेनिटोइन है और एक फिनोबार्बिटोल है। उस कार में पड़ी हुई है राइफल जिसे आप रिफेम्पिन याद रखें, और उसको लगी हुई है ग्रीस जिसे ग्राइसोफ्लोविन याद रखें। वो दोनों शराब पी रहे हैं, तो अल्कोहलिक एक्यूट अल्कोहलिज्म इसमें आएगी। और सल्फराइल यूरिया मैंने यूरिन से याद रखा हुआ है, पी रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो ये प्रॉपरली इसका एक मैंने सिनेरियो अपने ज़हन में बनाया हुआ है, तो इसे मुझे याद रखता है, आप याद रख सकते हैं। कार्बामेज़ेपिन, रिफेम्पिन और अल्कोहल, फेनिटोन, ग्राइसोफ्लोविन, फिनोबार्बिटोल। इसका ऑपोजिट जो है वो sickfaces.com है। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं करते हैं, वारफरिन के इफेक्ट को इंक्रीज ही करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर जो है ना वो आपने याद रखना है कि मैंने तो इस तरह से सेट बनाया था कि सोडियम वेल्पोरेट, आइसोनेज़िड और सिमिटिडीन सिक, इस तरह याद रखा है। 2 अज़ोल्स हैं इसके अंदर, कीटोकोनाज़ोल और फ्लुकोनाज़ोल। अल्कोहल इधर भी है और इधर भी है। यहाँ का अल्कोहल क्रोनिक है, यहाँ का अल्कोहल एक्यूट है। ये मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने एक्यूट इधर बोल दिया था, तो ये करेक्ट कर लें। नेक्स्ट है इसमें क्लोरमफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन। क्लोरमफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन के अंदर भी बेसिकली मैक्रोलाइड्स वगैरह दूसरी भी शामिल है। देन है सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमिप्राजोल और मेट्रोनिडाजोल। 2 अजोल्स यहाँ पे भी हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। वैसे इस तरह किया हुआ है कि जो इसमें नहीं है वो इसमें होगा। तो सिंपल इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। If a pregnant woman is taking sodium valproate, she needs to take 5 mg folic acid daily until the 12 weeks of gestation। और वैसे इसकी डोज होती है 0.5 0.4 mg जो हम देते हैं। और जबकि प्रेगनेंसी में अगर वो सोडियम वेल्पोरेट के साथ ले रहे हैं तो उसमें इसकी डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 5 mg हो जाती है, और ये 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक देनी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फीमेल आई है, एडल्टली फीमेल है, उसको वो कार्बामेज़ेपिन ले रही है। कार्बामेज़ेपिन आपको क्रैब जीपीज में से पहली ड्रग याद होगी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए होती है। वारफरिन भी ले रही है, तो वारफरिन का ये इफेक्ट नीचे ले जाएगी। इस वजह से जो INR है वो टारगेट लेवल से डाउन चला गया, नीचे चला गया। तो इसलिए नो INR किस वजह से हुआ? कार्बामेज़ेपिन की वजह से हुआ है। इसी तरह से कार्बामेज़ेपिन ले रही है और उसका INR कितना चला गया? 5.3। कार्बामेज़ेपिन भी है। अब ये देखिए INR इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा। तो कार्बामेज़ेपिन तो फर्स्ट क्लास में था, ये नहीं हो सकता। तो इसके अलावा और हमने देखना है कुछ और तो नहीं ले रही। बिसोप्रोलोल, एम्लोडिपिन और टॉर्वास्टैटिन, इसमें से कोई ना कोई ड्रग होनी चाहिए जो कि इसको करवा रही है। तो आंसर है क्लिथ्रोमाइसिन। क्लिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड है, वो इसका बेसिक प्रॉब्लम करवा रही है जो यहाँ पर है। क्लिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड जो कि P450 एंजाइम इनहिबिटर है, और ये इंक्रीज करती है एंटीकोगुलेंट फैक्टर ऑफ वारफरिन एंड देयरफॉर हाई INR। इसके बाद COCPs में आप आ जाए, और डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे हैं लाइम डिजीज के लिए। ये क्योंकि ये किसी भी क्लास में नहीं है, तो इसलिए ये आप कंसीडर करें कि इसमें तो कोई एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं चाहिए। इसके बाद है लेडी ऑन COCP हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एंटी-TB। एंटी-TB 2 तरह की, आइसोनियाजिड जो कि एक हमने पढ़ी है, क्रैब जीपीज में भी और sickface.com में भी शामिल थी। इसके अलावा रिफेम्पिन भी है। तो हमने देखनी है कि उसका व्हाट शुड बी द डन रिगार्डिंग हर कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे देखना कंसीडर अल्टरनेटिव और चेंजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, डीपो प्रोवेरा, मायरीना या बैरियर मेथड। क्योंकि रिफेम्पिन उन्होंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि वन ऑफ द एंटी-TB ड्रग दैट इज शी इज गोइंग टू रिसीव, तो रिफेम्पिन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। और इसके बाद हेपाटिक एंजाइम इंड्यूसर रिफेम्पिन, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटीन वीकन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ COCP और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। देयरफॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज रिक्वायर्ड। जो दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो हमें चाहिए होगा। नोट दैट इवन आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स ऑफ हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर्स, female would still need to continue the safe contraceptive method for
4 to 8 वीक्स, क्योंकि 4 to 8 वीक्स उसको मजीद लगेंगे। फॉर एंटी टीबी ड्रग्स कौन सी हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेव होती, सारी की सारी सेव होती, लेकिन एक नहीं होती, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो फिफ्थ ड्रग है वो सेफ नहीं है, बाकी चारों ड्रग्स जो हैं वो सेफ होती हैं एंटी टीबी की इन प्रेगनेंसी। इसके बाद अलग से क्वेश्चन है कि एमोक्सिसिलिन एक ले रही है और साथ में सीओसीपी, तो एमोक्सिसिलिन ना सिकफेस.com में है ना ही ये क्रैप जीपीएस में है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद है 18 ईयर ओल्ड कॉन्ट्रासेप्शन ले रही है, इसके साथ वो क्या यूज़ करी, यहाँ पे कार्बामेज़ेपिन इस्तेमाल करी है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस कार्बामेज़ेपिन इस्तेमाल करी और साथ में 18 ईयर ओल्ड भी उसने मेंशन कर दिया। अब चेंज तो करना ही है, लेकिन कौन सा करना है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब 20 ईयर्स ओल्ड होती है, उससे लेस देन हो, तो बेस्ट यूके मैक के थ्रू आईयूएस है, इंटरयूटराइन डिवाइस है, या फिर आईयू कॉपर डिवाइस है। तो अंदर डिवाइस जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, जो कि उसमें है यूके मैक वन जो है, इट इज़ बेटर टू बी यूज। हाउएवर इफ देयर इज नो यूके मैक वन, वी मे यूज यूके मैक टू। She used carbamazepine enzyme inducer which decreases the efficacy of COCP, POP, and implant. Therefore, these are not suitable. The remaining option is Depot methoxyprogesterone acetate DMPA injection. It is UK Mac 1 for 18 year old. तो ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 18 ईयर ओल्ड फीमेल है, कॉन्ट्रासेप्शन उसे चाहिए, साथ में वो कोई ना कोई कार्बामेज़ेपिन इस्तेमाल कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब इसमें हमने देखना है कि उसको माइग्रेन भी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो कार्बामेज़ेपिन कर रही है, तो इसका मतलब है हमें चेंज तो करना पड़ेगा। ट्रेडिशनली माइग्रेन विद ओरा है, जो कि सीओसीपी के यूज़ को तो कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देती है, तो वो नहीं हमने इस्तेमाल करना है। तो फिर पीछे दो मेजर ऑप्शंस बाकी है, लिवोनोर गैस्ट्रोल आईयूएस या आईयू कॉपर डिवाइस जो हमने अभी पढ़ा, और 20 ईयर से कम होनी चाहिए एज इन दोनों के लिए। हाउएवर वी मे स्टिल यूज them if no other options with UKMAC 1 is suitable. In this case, since she is irregular menstruation भी उसने mention किया, तो उसके लिए irregular menstruation के लिए Livanor Gastrol IUS is the best option. इसके बाद है metoclopramide रिपीट हो रहा है, ये क्या करवाता है, पार्किंसन लाइक डिजीज, और उसका एंटीडोट है प्रोसाइक्लिडिन। ये इसी की एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट है एस्थमा की मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट लाइन है इनहेल्ड साबा। तो ये दो तरह की गाइडलाइंस हैं, एक हमारे पास नाइस गाइडलाइन है और एक बीटीएस गाइडलाइंस है। तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है हम उसको ही देखेंगे। उससे पहले एक दफ़ा समझ लें कि होता क्या है। सबसे पहले इनहेल्ड साबा। तो साबा में होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और इसमें शामिल है इनहेल्ड सल्ब्यूटामोल। दूसरे नंबर पे साबा के साथ इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ऐड करने हैं, जिसमें बैक्लोमेथासोन शामिल है। इसके बाद स्टीरॉइड से भी अगर रामना है तो फिर लेट्रा ऐड कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है दोनों गाइडलाइंस में, एक में लेट्रा ऐड होता है, एक में लाबा पहले ऐड हो जाता है। लेट्रा होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। स्टेप 4 में साबा, इनहेल्ड स्टीरॉइड, लाबा और लेट्रा। लाबा भी ऐड कर दिया है प्लस माइनस लाबा के साथ, तो इसमें सेल मिट्रोल है। यहाँ पे याद रखेंगे जो इनहेल्ड साबा है शॉर्ट एक्टिंग, वो है सल्ब्यूटामोल। सल्ब्यूटामोल स्मॉल से याद रखें, ये स्मॉल है। इसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें सालमेट्रोल है, ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप नाइस गाइडलाइंस देख लें, तो इसमें साबा इनहेल्ड स्टीरॉयड लेट्रा पहले, मोंटिल्यूकास जिसमें इन्होंने लिखा हुआ लाबा बाद में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद भी उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर अब इसे भी रामना है तो फिर साबा के साथ मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरापी मार्ट यूज़ की जाती है, लो डोज इनहेल्ड स्टीरॉइड्स जिसमें शामिल हैं, और प्लस माइनस लेट्रा। अगर इसे भी रामना है तो फिर मार्ट में मॉडरेट डोज इनहेल्ड स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करेंगे साबा के साथ प्लस माइनस लेट्रा। और इस अगर फिर भी रामना है तो फिर आता है साबा के साथ लेट्रा, और इन तीनों में से एक ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है। उसमें है कि या तो इनहेल्ड स्टीरॉइड्स को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, यानी मॉडरेट के बाद वेरी हाई डोज कर दी जाए,
उसके बाद थियोफाइलिन का यूज़ किया जा सकता है या प्रोफेशनल एडवाइस ली जा सकती है। इसके बाद बीटीएस गाइडलाइंस देख लें, चीज़ें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे चेंज आ गई। इसमें साबा और लेटरा जो कि फोर्थ पॉइंट था नाइस गाइडलाइन का, वो थर्ड पॉइंट बन गया इसका। और इधर जो साबा इनहेल्ड स्टीरॉयड लेटरा इन्होंने फोर्थ पॉइंट ऐड किया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई कफ। ड्राई कफ में दो ही चीज़ें याद होनी चाहिए, एक एस इनहिबिटर और एक मेथोट्रिक्सेट। एस इनहिबिटर्स तो पता चल गई, मेथोट्रिक्सेट में पल्मरी फाइब्रोसिस होती है जिससे हो सकता है और साथ में कोई ना कोई एक्सरे के अंदर डिफ्यूज बाइलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स भी देगा। मेथोट्रिक्सेट इज एन एंटीफोलिक एसिड यानी टेट्रोजेनिक है, तो ये भी याद रखें, और इट कैन काज ड्राई कफ। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव इंट्रैक्टेबल नाउजिया वॉमिटिंग है, तो कौन सी चीज़ देनी चाहिए? आईवी ऑडेंसेट्रॉन या ओनसेट के नाम से ये मिलती है और हमारे वार्ड्स में मोस्टली अवेलेबल होती है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद है एंटीमेटिक फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। पहले नंबर पे देख लें कि रीनल फेलियर और हाइपर कैल्सीमिया वाला पेशेंट है, तो उसमें कौन सी देनी? उसमें हेलोपेरिडोल देनी है। तो मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि हाइपर कैल्सीमिया यानी कि मेटाबॉलिक कॉज है और रीनल फेलियर है, तो ये उस कॉज को हाइपर कैल्स यानी उसके अंदर स्टोन्स बनने लग गए हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, तो ये उसको जाकर पेट्रोल से धो देगा उन स्टोन्स को, तो वो डिजोल्व हो जाएंगे। हेलोपेरिडोल इज जस्ट लाइक पेट्रोल डिजोल्विंग, तो ये उनको हल कर देगा, उसके लिए फर्स्ट लाइन हेलोपेरिडोल है। अगर ये साथ में पार्किंसन वाला प्रॉब्लम है तो हेलोपेरिडोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें हम साइक्लिजिन देते हैं। पार्किंसन में चूंकि रिजिडिटी हो जाती है, तो मैंने ऐसे याद रखा कि साइक्लिजिन चूंकि उसकी कॉगविल रिजिडिटी कॉगविल होती है, तो व्हील प्रॉपरली नहीं साइकिल करता, यानी साइकिल का व्हील सही तरीके से नहीं चला होता, तो साइक्लिजिन देकर हम ये इससे एसोसिएट कर सकते हैं। इसके बाद है वॉमिटिंग फिर भी आ रही है, तो लीवोप्रोमाजीन शामिल है। लीवोमिप्रोमाजीन सेकंड लाइन है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। इसके बाद है जीन फैमिली प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है, जिसमें हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम होता है। इसमें साइक्लिजीन और प्रोमेथाजीन शामिल है। साइक्लिजीन हेलोपेरिडोल की कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे मीटोक्लोप्रामाइड और ओडेंसेट्रॉन है। मीटोक्लोप्रामाइड भी मिटोमाइड है जो डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। ये ओडेंसेट्रॉन फर्स्ट लाइन फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया। इसके बाद अगर इससे भी राम ना है तो फिर स्टीरॉइड्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये कि जीन फैमिली मिटोक्लोप्रामाइड और स्टीरॉइड इस्तेमाल करनी है आपने। वर्टिगो के लिए बक्कल प्रोक्लोरपेराजीन शामिल है। बक्कल कहते हैं मुंह के अंदर या फिर कान के पीछे रखने वाला। इसमें दो कंपोजिशंस आती हैं, एक तो ये है कि ये होता है सबलिंगुअल, जो कि अंदर यानी कि अंदर वाली साइड से हम इस्तेमाल करते हैं, ओरल भी आप कह सकते हो। और एक होता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल पैच आता है जिसमें कान के पीछे इसको लगाते हैं और इसका इफेक्ट बहुत देर बाद आता है, ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद इसका इफेक्ट आता है, और इसका इफेक्ट तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा रहता है, तो ये इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव आइवियोडेंसेट्रॉन। वारफरिन का एक साइड इफेक्ट है हेडेक, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वारफरिन इंट्रैक्टेबल सब ड्यूरल हेमाटोमा जो कि सब रेक्नॉइड हेमाटोमा है वो करवा सकता है। तो वारफरिन में सब रेक्नॉइड हेमाटोमा जिसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ हो सकता है। तो वैसे इधर सब ड्यूरल लिखा हुआ है, सब ड्यूरल का मतलब यही है कि नीचे होगा, तो मैंने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सब रेक्नॉइड से याद रखा हुआ है, क्योंकि उसमें वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ वाला सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट जहाँ भी आएगा तो आपने दो चीज़ें याद रखनी कि ये कभी भी मील के दौरान नहीं लेना, मील के बाद लेना, आफ्टर मील लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसको अपराइट पोजीशन में लेना है और 30 मिनट बाद लेना है मील के। तो ये तीन चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सीवियर हार्ट बर्न और चेस्ट पेन करवाएगा। नेक्स्ट याद रखें एस इनहिबिटर जो है एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये दो ही हैं जो कि हाइपरकलीमिया करवाती हैं, बाकी जितने भी वो हाइपोकलीमिया करवाती हैं। और याद रखें स्टॉप स्टैटिन्स विद मैक्रोलाइड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाए,
ट्रांस एग्जामिक एसिड जो मेनोर्जिया के लिए इस्तेमाल होता है वो बेसिकली फिब्रिनोलाइसिस को इनिबिट करता है। फिब्रिनोलाइसिस का मतलब ये है कि फिब्रिन नहीं बनने देता और फिब्रिन यानी फिब्रिन की जो लाइसिस है वो नहीं होने देता, जिस वजह से ब्लड क्लॉट्स टूटते नहीं है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है एन एसिटाइल सिस्टेन, ये फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है और ये पैरासीटामोल ओवरडोज में हम देते हैं। इसके बाद है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। ये भी हम वार्फरिन के अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं एंटीकोगुलेंट के तौर पे। नेक्स्ट है कॉपर आईयूडी, ये प्लांटेशन को इनिबिट करेगा क्योंकि ये यूट्रस में होता है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, तो ये सिंपली समझ लें कि फिजिकल लेवल के ऊपर, मैकेनिकल लेवल के ऊपर इनिबिशन करवाता है। जबकि ओरल प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो हैं ये ओवल्यूशन को इनिबिट करती है, जो कि केमिकल समझ लें कि बैरियर है। इसके बाद अर्ली प्रिस्टिल एसीटोन, ये इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है, जो कि 72 आवर्स के अंदर अंदर इफेक्ट देती है और इस ये भी इनिबिट और डिले करती है ओवल्यूशन को। इसके बाद अल्कोहल के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स याद रखने होते हैं। बियर और दूसरे नंबर पे सिडार, ये दोनों सेम समझ लें। बियर में 1 पिंट ऑफ बियर 2 यूनिट्स के बराबर है और 1 पिंट ऑफ प्रीमियम बियर 3 यूनिट्स के बराबर है। और यही वन जो बनेगा 1 पिंट ऑफ सिडार भी बनेगा, या इसको सिडार कर लें, 1 पिंट ऑफ सिडार या फिर 1 पिंट ऑफ प्रीमियम बियर, तो ये 3 यूनिट्स के बराबर बनता है। बाकी बच गया वाइन। वाइन के जो ग्लासेस हैं वो 3 तरह के आते हैं, स्मॉल ग्लास, मीडियम ग्लास और लार्ज ग्लास। तो इसको इस तरह से याद रखिए कि 1.5 से शुरू होगा और 3 तक इसने जाना है, तो इसमें भी 3 तक ही जाना था और दोनों में आपने 3 का फिगर याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने का यही तरीका है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक इसकी कैलकुलेशन कर रहा है कि वन हाफ अ लीटर ऑफ वॉडका जिसमें 40% है अल्कोहल और 1 पिंट ऑफ बियर एक वीक में ले रहा है, तो कितने यूनिट्स बन गए? तो 40% मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000, 20 यूनिट्स बन जाएंगे। तो 20 यूनिट्स का मतलब क्या है कि 1 पिंट ऑफ 3.5 परसेंट बियर के अंदर 2 यूनिट्स होते हैं। ही ड्रिंक्स 22 यूनिट्स अ बियर अ वीक। गाइडलाइंस सुन लें कि एक वीक में 14 यूनिट से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा एक दिन में 3 यूनिट्स और 2 अल्कोहल फ्री डेज होने चाहिए। फिर इसमें 3 का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो याद हो जाएगा आपको। इसके बाद है इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स, ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई भी अगर नया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज सारे वही सेम है। एनएमएस भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इसको हम छोड़ के आगे चलेंगे। इसकी मैनेजमेंट देख लें कि पार्किंसन लाइक सिम्टम्स शो करता है और रेब्डोमाइलाइसिस होती है, इसके अंदर क्रेटिन काइनेज करवाए जाते हैं। तो हम जो एंटीसाइकोटिक्स की वजह से ये हो रहा होता है वो बंद करवाना है, हाइपरथर्मिया का कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को ऊपर लेके जाना है और इसके अलावा फ्लूइड्स देने हैं और डेंड्रोलिन देनी होती है जो कि मसल रिलैक्सेंट है। इसके अलावा डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, जो कि सेम हम प्रोलैक्टिनोमा में भी देते हैं। नेक्स्ट है डोज कैलकुलेशन पीडियाट्रिक्स की, जो कि इम्पोर्टेंट है, आई हुई हैं। तो इसमें फर्स्ट आया हुआ है 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड है जो कि 10 kg का है। तो ये 10 किलो वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम वेट को इसमें लेके आते हैं। उसके अलावा 4 mg पर kg ट्वाइस अ डे वो डोज ले रहा है ट्राइमिथोप्रिम की। प्रेपरेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम इज 50 mg पर ml। तो वो पूछता है व्हाट इज द डोज टू बी गिवन टू दिस चाइल्ड, कितनी डोज देनी है। इसकी जो डोज रिकमेंडेशन है वो है 50 mg पर 5 ml। तो इसको देख लें, सबसे पहले तो वेट है उसका 10 kg, डोज है 4 mg पर kg जो ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 kg के हिसाब से है तो 40 mg बन जाएगा। ये 4 mg पर kg यहाँ से निकाला हुआ है कि इसकी जो रिकमेंडेड डोज है ट्वाइस अ डे, तो ये बन जाएगा 40 mg फॉर 10 kg बेबी। ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि 50 mg का मतलब ये है कि 5 ml है उसके अंदर, तो 40 mg के अंदर कितने ml होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको x बना दिया और x उधर चला गया तो 4 ml बन जाएंगे। वैसे कॉमन सेंस भी यही कहती है कि 1 ml में 10 mg है,
तो 5 ml में 50 mg है, तो 4 ml में 40 mg होंगे। सिंपल इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से देख लें कि 15 kg का बच्चा है और 6 mg पर kg ट्वाइस अ डे ले रहा है। तो प्रेपरेशन है 40 mg पर 4 ml के हिसाब से। तो इसमें आपने पहले तो देख लेना कि 15 kg के लिए कितने चाहिए। 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा 90। तो ये 15 kg के लिए बनता है 90। तो 90 mg उसके हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा कि अगर उसने जो डोज दी हुई है 40/4 ml, तो इसका मतलब है कि 1 ml में 10 mg है, तो हमें चाहिए 90 mg। तो 90 mg बन जाएंगे 9 ml में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम वही है, उसको अलग से लिखा हुआ है। पॉलीफार्मेसी कब रिकमेंडेड है? जब ओल्ड एज हो, 60 ईयर्स से ऊपर, 5+ मेडिकेशंस हैं उस वक्त डिक्लेयर करेंगे। और इसके अलावा उनको फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं, डिजीनेस हैं, तो उस वक्त होगा। पोस्टल हाइपोटेंशन है तो उस वक्त भी हम इसको कहेंगे कि ये पॉलीफार्मेसी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी पॉलीफार्मेसी की मेजर कॉज हैं, उसकी वजह से कॉज हुई है ये हाइपो, बेसिकली फ्रीक्वेंट फॉल वगैरह आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है रेमिप्रिल एंड बेंड्रोफ्लू मेथाट्राइजाइड। पोटेशियम है 5.9 और सोडियम है 128। तो हाइपरक्लीमिया और हाइपोनेट्रीमिया किस किस के साइन है ये देख लें। हाइपोनेट्रीमिया तो सबके ही है ना, तो ये तो आप याद रख ले। हाइपरक्लीमिया सिर्फ दो के हैं, एक एसी इनहिबिटर्स का है और एक दूसरे नंबर पे पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जिसमें एपिलुरोन और स्पाइरोनोलैक्टोन शामिल है। ठीक है, लिथियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब ये प्रिस्क्राइब करना है तो पहली बात ये है कि ये साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, जीपी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना है। उसके अलावा ये बाइपोलर डिसऑर्डर में करते हैं, इसकी बहुत नैरो थेराप्यूटिक विंडो होती है जिस वजह से इसकी जो लीथल डोज है और जो इसकी एफिकेसी है उसको हमने अच्छे तरीके से जज करना होता है। तो इसके लिए पहले नंबर पे हमने रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और ईसीजी करवानी। 4 चीज़ें ये करवाने के बाद कुछ अदर चीज़ें भी इसमें हम करवाते होते हैं, यानी सीरम इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोनल प्रोफाइल सारी। लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो उसमें ब्लरिंग विजन और टिनाइटस होता है। टिनाइटस रिंगिंग ऑफ द ईयर को कहते हैं और ये दो चीज़ों में होता है, एक इसमें होता है और एक एस्पिरिन में एक्यूट टॉक्सिसिटी में होता है। डिजीनेस, लेथार्जी, मसल वीकनेस, डायरिया और वॉमिटिंग भी इसी में शामिल है। जब ये सारा कुछ होगा तो लिथियम को स्टॉप कर देना है और इसके लेवल्स करवाने हैं 6 to 12 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, 6 to 12 आवर्स के दरमियान में। अगर आप वार्ड ड्यूटी कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हर दिन पूरे 24 घंटे में 2 दफ़ा करवाने हैं। व्हेन लिथियम टॉक्सिसिटी रिजॉल्व, लिथियम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं लेकिन वो आपने सडन स्टॉप नहीं करना। सडनली स्टॉप करने से उसके रिलैप्स पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो 3 मंथ्स से टेपर करना शुरू कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी कैन यूज फेंटेनाइल पैचेस फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स। एक तो ये है कि जिनका ओरल राउट टॉलरेटेड ना हो और पेन इज स्टेबल एट द शिफ्टिंग टाइम, क्योंकि इसको टाइम लगता है फेंटेनाइल पैच को। तो अगर तो वो पेन स्टेबल है तो फिर करना चाहिए, अदरवाइज ये पैच इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। जैसे एग्जांपल है कि पेशेंट विद नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज बीइंग कंट्रोल्ड पेन कंट्रोल्ड ऑन oral route and manages pain well. However, he has now difficulty in swallowing his morphine tablets. तो आप कौन सी देनी चाहिए? तो ट्रांसडर्मल फेंटेनाइल पैच उसको देने चाहिए। एक तो कंट्रोल्ड पेन है, तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास फेंटेनाइल पैच वाज नॉट अमंग द ऑप्शन। सो पिक, अगर वो ना हो तो फिर सबक्यूटेनियस मॉर्फिन भी यूज़ कर सकते हैं। कब नहीं करना चाहिए? जब पेन कंट्रोल ना हो रही हो, यानी उसको बहुत ज़्यादा हो रही हो या बहुत ज़्यादा हो प्रॉब्लम हो। जैसे वेल कंट्रोल्ड पेन है विद oral codeine phosphate, however he is nauseous and finds it difficult to keep oral medication as he is weak to swallow. What should be done? Oral codeine can be replaced by या तो प्रीनॉर्पिन पैच है बेस्ट ऑप्शन इफ गिवन, यहाँ पे सबक्यूटेनियस मॉर्फिन है।
नॉट दैट ही कैन नॉट टॉलरेट ओनली, दस ओनली एनी ओरल ऑप्शन जो है वो इसमें रॉन्ग होगी। आल्सो fentanyl patch is inappropriate as it is potent compared to the current method of pain control codeine. So it will be unnecessary exposure to more opioids. Finally, there is no subcutaneous form of codeine. तो इन कंट्रोल्ड पेन जो स्टेबल पेन है उसमें देना है हमने चेंज फ्रॉम ओरल मॉर्फिन टू फेंटेनाइल पैच, चेंज फ्रॉम ओरल कोडीन टू ब्यूपरीनॉर्फिन पैच, यहाँ पे सबक्यूटेनियस मॉर्फिन। तो ये इसका था। अगर तो वो कंट्रोल नहीं है तो फिर दिस इज नेवर शिफ्ट टू फेंटेनाइल पैच, बिकॉज फेंटेनाइल पैच जो है उसको तकरीबन 12 से 24 घंटे लग जाते हैं अपने थेराप्यूटिक लेवल पे आने के लिए। तो उस वक्त हम किसी और पे शिफ्ट करेंगे, जैसे आईवी मॉर्फिन पे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद है elderly with Parkinson's disease has developed an episode of acute psychosis and become aggressive. He punches everyone approaching him in the face. तो ये पार्किंसन वाला केस है और एक्यूट साइकोसिस के लिए हमें चाहिए ट्रांक्वाइलाइजेशन, यानी उसको हमने शांत करना है, उसके लिए लोरेज़िपाम। तो सबसे अच्छा इसमें लोरेज़िपाम होगा। हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओलेंजापिन या रिस्पेरिडोन भी एंड एटिपिकल्स है, वो भी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी बस ये याद रखें कि जो इसमें आईवी राउट है इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ओरल की उसके बाद होगी। तो क्योंकि आईवी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है डीवीटी के लिए features a pain swelling of calf muscles. तो low molecular weight heparin until DVT is ruled out, तो low molecular weight heparin स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी पेन के लिए, ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन तो इसको हम स्किप कर देंगे, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन पीछे वाले सिनेरियो में से आ गया, हम इसको कवर कर लेते हैं। 50 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑप पेशेंट है, उसकी पेन कंट्रोल हो रही थी विद ओरल मॉर्फिन 60 mg पर डे। ओरल से अब हमने शिफ्ट करना है कोई ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें वो ओरल को टोलरेट या तो सबक्यूटेनियस है या आईवी है। तो शिफ्ट टू सबक्यूटेनियस मॉर्फिन, जब सब सेम मॉर्फिन पे जाएगी तो डिवाइडेड बाय 2 याद रखें। तो 60 mg BD है, इसको अब हम देख लेते कैसे करना है। 60 mg BD ओरल मॉर्फिन ट्वाइस अ डे का मतलब ये है कि 120 mg इन 24 आवर्स। तो हमने जब इसको शिफ्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये 60 mg सबक्यूटेनियस इन 24 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये वही वाला एक क्वेश्चन है जो पहले आया था और रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है SSRIs। SSRIs में जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो है सिटेलोप्राम, फ्लुओक्सीटिन और सर्ट्रालिन। ये तीन इम्पोर्टेंट है जो कि इसमें पूछी जाती हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर कंसिडर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मेजॉरिटी पेशेंट विद डिप्रेशन के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। और इसमें से भी एसाइटोलोप्राम या सिटेलोप्राम या फ्लुक्सिटीन प्रेफर्ड है। सर्ट्रालिन पोस्ट एमआई वाले पेशेंट्स में ज़्यादा बेहतर होती हैं, उसमें सजेस्टेड होती हैं। फ्लुक्सिटीन इज ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन एंटी डिप्रेसेंट इज इंडिकेटेड विद caution इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। तो ये फ्लुक्सिटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। जीआई सिम्टम्स आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स, सबसे ज़्यादा इससे ही होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द पेशेंट इज आल्सो टेकिंग एन एनसेड, तो उसमें हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है। अवॉइड concomitant use of SSRI विद एनसेड, एस्पिरिन, वारफरिन और ट्रिप्टिन, इनके साथ नहीं यूज़ करना चाहिए, इनकी ड्रग इंट्रैक्शन होती है। और SSRIs को तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं अपने इफेक्ट शो करने के लिए। अगर से 2 से 4 हफ्ते लग रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो चेक करना है कि पेशेंट सही से ले भी रहा है या नहीं। अगर तो
हाँ 4 हफ्ते भी आ गए हैं और लग गए हैं और पेशेंट की कंप्लाइंट भी बेहतर बेहतर है। तो फिर हमने या तो दूसरे में चले जाना है या उसकी डोज को बढ़ा देना है। ठीक है, 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर देखना है हमने। सम साइड इफेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट हम पीछे भी पढ़ के हैं, हेलोपेरिडोल में सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, फ्लुक्सिटीन में डिलेड इजैकुलेशन है, ऐसा ही एडीएच में हाइपोनेट्रीमिया होता है जिसमें रिकरेंट फॉल्स होते हैं। देन है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, रिंग इन्फेक्शन जिसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट एंटी फंगल कौन से होंगे? तो आंसर है क्लोट्रिमाजोल। फ्यूजिटिक एसिड फ्यूजिटिक क्रीम इज एंटीबैक्टीरियल, thus not suitable for fungi। ये important पॉइंट था इसका। नेक्स्ट है 30-year-old asthmatic patient on 3 inhaled medication for asthma, 2 of which are regular and one is when needed। She is not complains of twitching and tremors। तो ये बीटा एगोनिस्ट की complications हैं, तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा है। The two regular inhalers are SABA and LABA and inhaled beclomethasone। One needed is SABA। तो कौन the most likely which can cause is salbutamol inhalers। Salbutamol, remember that salbutamol are short acting beta agonist, salmeterol long acting है, same side effect है, but salbutamol uh, being used as needed means that it is overused, it can be overused and thus it is most likely to cause side effects। तो बीटा एगोनिस्ट सल्ब्यूटामोल की वजह से टैकिकार्डिया पाल्पिटेशन वगैरह होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसको आगे चलते हैं। हीरोइन विड्रॉल फीचर्स के लिए एक निमोनिक है जो कि वैसे तो हम साइकेट्री वाली में इसको कवर करेंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। इसको आपने ऐसे सोचें जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, जब वो जाती है तो वाटरी आइज और इंसोम्निया और एजिटेशन होती है, तो इसमें भी सेम इसी तरह होगी। हीरोइन इज अ गर्लफ्रेंड, तो उस तरह के साइड इफेक्ट्स इसमें आते हैं। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन्स में पैनिक अटैक्स होंगे जो कि 2 वीक्स को पीक पे पहुंच जाते हैं। कोकेन से डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी होगी। वैसे कोकेन ऊपर लेके जाती है यानी हाई इन द स्काई, जब इसकी विड्रॉल आती है तो डिप्रेशन हो जाती है। अल्कोहल में डायलीरियम ट्रेमंस यानी कि उसके ट्रेमर्स होंगे, सीजर्स पड़ेंगे 36 आवर्स के अंदर अंदर। ड्रग ओवरडोज हीरोइन की वजह से सारी चीज़ें नीचे जाती हैं, जैसे लो बीपी, लो एचआर, पिन पॉइंट प्यूपिल, कॉन्स्टिपेशन, नालेक्सोन देना। कोकेन से चीज़ें ऊपर की तरफ आती हैं यानी कि रॉकेट हाई हो जाता है। इसमें है रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सारा कुछ ऊपर आ गया। एक्टेसी एक्टेसी में एजिटेशन, एंजाइटी और कन्फ्यूजन, एक्टेक्सिया वगैरह शामिल है और इसमें रेब्डोमाइलिसिस, हाइपरथर्मिया वगैरह होते हैं। एनएमएस जैसा ये फीचर। एलएसडी में माइड्रियासिस, फ्लशिंग, स्वेटिंग, हाइपर रिफ्लेक्सिया, डायरिया, पैरेस्थीसिया होता है। ये मैं आपको इंशाल्लाह उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कॉपर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एसाइटिस में हम स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं, ये भी हम कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली आस्क्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी कंडीशंस। फर्स्ट वन इज एमोक्सिसिलिन, अगर उससे भी नाम ना है तो फिर कोमोक्सिक्लिव जिसमें मोक्सिसिलिन और क्लिथ्रोमाइसिन शामिल है, और अगर उससे भी नाम ना आए तो कोमोक्सिक्लिव प्लस क्लिथ्रोमाइसिन शामिल किया जाता है। कोमोक्सिक्लेव में मोक्सिसिलिन क्लेवलोनिक एसिड शामिल होता है, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी ऊपर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निमोसिस्टिक जेरोविशाई, इसमें क्लोट्रिमाजोल इस्तेमाल करते हैं। टीबी के लिए फर्स्ट 2 के लिए सारी इस्तेमाल करनी है राइप, और नेक्स्ट 4 के लिए सिर्फ रिफेम्पिन और आइसोनियाजिड है। एस्पिरेशन नमूनिया के लिए सिर्फ ये वाली मोक्सिसिलिन और मेट्रोनिट्राजोल इस्तेमाल करनी होती है। सीएनएस में अगर आउट ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट है तो सिंपल पहली बेंजाइल पेनिसिलिन देकर ओपीडी में हम डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में आया तो सेफ्ट्रेक्सोन देना। लेकिन जब लिस्टेरिया है तो लिस्टेरिया को कंट्रोल करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन, मोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन शामिल है। क्रिप्टोकोकस के लिए एम्फोटेरसिन बी है। मेनिंजाइटिस प्रोफिलैक्सिस के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और रिफेम्पिन दोनों इस्तेमाल होते हैं। जीआई के लिए लोअर यूटीआई है, ट्राइमिथोपिन, नाइट्रोफ्यूराटोइन है। कैंडिडा के लिए क्लोट्रिमाजोल है। ट्राइकोमनियाज के लिए और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए, दोनों के लिए मेट्रोनिडाजोल ही इस्तेमाल होता है। सर्विसाइटिस
जो कि क्लेमीडिया की वजह से होता है, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 7 डेज इस्तेमाल करते हैं, या फिर एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पर ओरल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाद में फिर 500 mg पर ओरल OD फॉर 2 डेज इस्तेमाल होती है। सर्विसाइटिस जो ये था क्लेमीडिया की वजह से। अब आ गया गनोरिया की वजह से। गनोरिया में एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डोज सेफ्ट्रैक्सोन जिससे मर जाते हैं, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी सिंगल डोज पर ओरल 500 mg इस्तेमाल होता है। पीआईडी में जो है CDM इस्तेमाल होता है, जिसमें आ जाएगा सेफ्ट्रैक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल। सिफिलिस में पेनिसिलिन जी और जेनिटल हर्पीज में साइक्लोविर। जीआई में साल्मोनेला, शिगेल्ला और कैम्फिलोबैक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मैक्रोलाइड। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के लिए और मेट्रोनिडाजोल या वैंकोमाइसिन। एच पाइलोराई के लिए ACM निमोनिक है, ACM मॉक्सिसिलिन आएगा, C फॉर क्लिथ्रोमाइसिन, और M भी है और P भी है। M से मेप्राजोल है, या P अगर आपने याद रखा है ACP से, P से PPI शामिल होता है। ENT में अगर चलें तो एक्यूट बैक्टीरियल और टाइटस मीडिया के लिए अमोक्सिसिलिन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि फ्रिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजियोफ्रिंजाइटिस वगैरह, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। हम इस यहाँ पर वैसे कोमोक्सिक्लेव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइडलाइंस में फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। सेलुलाइटिस, मास्टाइटिस और डायबिटिक फुट के लिए फ्लूक्लोक्सासिलिन है। फ्लूक्लोक्सासिलिन पेनिसिलिन वाली क्लास में है। सेप्टिक आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस में फ्लूक्लोक्सासिलिन के साथ सोडियम फ्यूजिडेट इस्तेमाल करते हैं। स्केबिस के लिए 5% मेथनिन, टॉक्सोप्लाज्मा में प्राइम मेथनिन और सल्फर डायजीन इस्तेमाल करते हैं। एनसेड को लिथियम के साथ कभी यूज़ नहीं करना, ये इसकी रीनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी और रीनल क्लियरेंस को कम कर देगी, जिससे इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डायूरेटिक एंड एनसेड्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना। लीवर कैंसर और हिकअप्स हैं तो मेटोक्लोप्रामाइड दें। लिथियम की ओवरडोज है तो उसमें 12 आवर्स के लिए आप इसकी बार बार चेक करिए, जो हम पढ़ चुके हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं तो उसमें वीज और ब्रोंको कंस्टिट्यूशंस होती हैं। यह हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको आगे गुजार रहा हूँ। अगर कोई न्यू आएगा तो आपको वहाँ पे रोक के दिखा दूंगा। ओके, एक्नी वल्गैरिस का एक क्वेश्चन है। यंग लेडी विद एक्नी पिगमेंटेशन ऑन फेस रिलेटिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड होता है ये, और बेंजोइल पेरोक्साइड उसको दिया है। These drugs act against which group of bacteria? बेंजोइल पेरोक्साइड अगेंस्ट होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम, जो कि एक्नी वल्गैरिस करवाता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड BPO आप याद रखें, एज एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट क्लास है MRSA के बाद वैनकोमाइसिन। अगर इसको इससे भी आराम ना आए तो फिर हम सेफ्लोस्पोरिन्स की तरफ चले जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो ये इस तरह से चलती है। ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पेन लाइटर एनाल्जेसिया। इसमें फर्स्ट लाइन है पैरासीटामोल, एनसेड और एस्प्रिन। ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन होते हैं और यहीं से स्टार्ट करना चाहिए और हमेशा इधर से नीचे की तरफ आना, यानी कि हमने सिंपल के बाद जब एक दफ़ा हम मूव करके कोडीन पे फॉर एग्जांपल, तो हम पैरासीटामोल नहीं दोबारा ऐड करेंगे, हम मॉर्फिन ऐड कर सकते हैं, ट्रामाडोल ऐड कर सकते हैं। तो ये याद रखना है हमने, मॉर्फिन, फेंटनाइल पैच, डायमॉर्फिन और ऑक्सीकोडोन इसमें है। इसके बाद है पार्किंसन के लिए जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा इसलिए स्टार्ट देते हैं क्योंकि ये फिर CNS जो बैरियर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ TB बड़े आसान है, जल्दी जल्दी कर लें। INH में एक N है और H है। एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है और हेपेटाइटिस करवाता है, और 3 लेटर्स हैं इसके अंदर, तो SLE भी करवाता है ये। इसके बाद है रिफेम्पिन में R है और P है। R फॉर रेड ऑरेंज कलर, P फॉर 50 इंडक्शन और हेपेटाइटिस इसमें भी है। पायराजीनामाइड में YRA से यूरिक एसिड आप याद रखें। इथेम्ब्यूटोल से आई प्रॉब्लम, रेड ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन, रेट्रोवाल्वर
न्यूराइटिस और विजुअल एक्टिविटी कम रहती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन से ऑटोटॉक्सिक होता है और वो करवाते हैं डेफनेस, और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके, कॉन्स्टिपेशन की मैनेजमेंट अब पढ़ लें। तो इसमें सबसे पहली जो है वो हम करवाते हैं इम्पैक्टिस टूल्स के लिए फॉस्फेट एनीमा, और ये नर्सिंग केयर्स में ज़्यादातर होता है। इस तरह के सिनेरियो आएंगे। अगर तो वो यंग है, हेल्दी या कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी ओल्ड एज नहीं है, तो फिर ग्लिसरॉल सपोजिटरीज भी दे सकते हैं। हार्ड स्टूल्स के लिए स्टूल सॉफ्टनर्स हैं। तो ये याद रखें कि सबसे पहले फाइबर डाइट है, वो इंक्रीज करें। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, उसके बाद सीना जो कि स्टिमुलेंट है, एस फॉर सीना, एस फॉर स्टिमुलेंट, वो इस्तेमाल होगी। उसके बाद लैक्टोलोज जिसमें डोफालैक वगैरह शामिल है वो देते हैं। मैक्रोगोल ऑस्मोटिक है, तो ये भी याद रखना। आपने एक दफ़ा ये आया था बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जबकि लैक्टोलोज जो है ये भी स्टिमुलेंट होता है। फिर प्रोकाइनेटिक ऐड करनी है, डोमपेरिडोम, मिट्रोक्लोप्रामाइड या एथ्रोमाइसिन, फिर डेंट्रोन, और फिर स्पेशलिस्ट एडवाइस। जबकि प्रेगनेंसी में ILS से हम जाते हैं, आई फॉर इस्पगोला हस्क, एल फॉर लैक्टोलोज, और फिर लास्ट पे हम ऐड करते हैं सीना। इन जनरल सीना हम ऊपर रखते हैं, इन प्रेगनेंसी ILS, इस्पगोला हस्क, लैक्टोलोज और सीना हम ऊपर ले आते हैं। सोडियम वेलप्रोइड जब हम देते हैं तो उसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये लीवर टॉक्सिक होती है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है, COPD एग्जैसरबेशन से वो आई है, उसके बाद वो स्टीरॉइड लेने की वजह से उसको बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये है स्टीरॉइड इंड्यूस साइकोसिस। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन हो सकती है। इसमें ये होता है कि मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में प्रेगनेंसी शामिल होती है। बीटा 2 एगोनिस्ट सल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन इसमें शामिल है, तो ये हाइपोक्लीमिया करवाती है। इसके बाद बाकी चीज़ें हमने मोस्टली कवर कर ली हैं, और वो कुछ और यूनिट्स हैं तो उसको हम दोबारा इधर से रिवाइज नहीं करेंगे। जब उनका इंशाल्लाह टाइम आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको अभी देख के बता दूँ। ओके, दिस वन इज़ न्यू। तो ये अभी रिसेंट ऐड हुआ है, और इसमें ये है कि हमने डोज देखकर बतानी है कि किस तरह से प्रिस्क्राइब करना है। तो पेशेंट आया है टाइप 1 के साथ GP क्लिनिक में, उसने इंसुलिन और रेगुलर फिल के रीफिल के साथ है। तो patient shows the GP a picture of his empty insulin box. He shows the GP is uh, 6-star pen. He tells GP that he is using 86 unit. तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे कैसे लिखेंगे? तो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड वे वो ये है कि इंसुलिन ग्लार्जिन लिखेंगे सबसे पहले, लेंटस जिसमें है 100 units ml per ml, pen fill 3 ml cartridge 86 units subcutaneously each evening। जबकि इधर आप देखेंगे ना, ये प्री फिल्ड पेन है, यहाँ पे देखें डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो बेसिकली प्री फिल्ड पेन नहीं है, यहाँ पे चिक स्टार पेन है, और ये सबक्यूटेनियस यूज है, इंसुलिन ग्लार्जिन है, ये सारा कुछ ऊपर ही लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें प्री फिल्ड पेन को हमने बस मेंशन करना है, इंसुलिन ग्लार्जिन प्री फिल्ड पेन सोलो स्टार 78 यूनिट ईच नाइट। पैरासीटामोल ओवरडोज में 12 टू 36 आवर्स के अंदर अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हेपेटिक नेक्रोसिस बहुत सीवियर होती है और टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है। एस्पिरिन ओवरडोज में सबसे पहले टिनाइटिस होगा, हेयरिंग लॉस होगा, फिर हाइपरवेंटिलेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डबल विजन, फेंट होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक्यूट के बाद क्रोनिक में चली जाती है। एमिट्रिप्टालिन ओवरडोज में एक तो डायलेटेड प्यूपल, ये सारे के सारे वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एज एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। फ्लुओक्सीटिन ओवरडोज में ट्रेमर, एजिटेशन, डायलेटेड प्यूपल, ड्रोजीनेस, GI सिम्टम्स, क्यूआरएस एंड QT प्रोलोंगेशन एंड टॉर्स से डी पॉइंट्स होते हैं।
एक और ड्रग इंटरेक्शन है मेट्रोनिडाज़ोल, को हम अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है और उस वजह से हेडेक, नोज़िया और स्टमक पेन हो सकती है। इसलिए अगर तो कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको तकरीबन 48 आवर्स के लिए रोक देनी चाहिए। SSRIs have a small risk for congenital defect if used in early pregnancy. तो ये भी एक important point है. Therefore, it is recommended if mild moderate depression to stop sertraline gradually. ये तो taper करनी है 4 weeks के अंदर अंदर. मेटफॉर्मिन की ये साइड इफेक्ट्स में एक न्यू ऐड हुई है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये न्यू की है तो इसको भी नोट कर लें. हर्पीज जोस्टर की दो फॉर्म्स हैं, ये हम इंशाल्लाह इन्फेक्शियस डिजीज में जाके डिटेल से पढ़ लेंगे. मैनेजमेंट ऑफ पेन इन सिकल सेल क्राइसिस, जिसमें चेस्ट पेन होती है, पहले तो मॉर्फिन देना है, अगर आराम ना है तो फिर एक अनदर बोलस ऑफ मॉर्फिन देना है, यानी इन सिंपल मॉर्फिन देना चाहिए. इसमें इसमें एनसेड भी दे सकते हैं, ऑक्सीकोडोन भी दे सकते हैं, पैथिडीन भी दे सकते हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया भी दे सकते हैं. ये स्टार्ट हम मॉर्फिन बोलस से देंगे, 30 मिनट बाद एसेस करेंगे और फिर मॉर्फिन बोलस देंगे. ओके, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप सो ये हेल्पफुल रहा होगा. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.